ओके, तो समझते हैं पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। देखिए फंक्शन दो तरह का होता है, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। ठीक है, सी दोनों ही अलाउ करता है, प्री डिफाइंड को भी एंड यूजर डिफाइंड को भी। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज रियूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन। मींस एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है फंक्शन, छोटा स्मॉल इंडिपेंडेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड, जो कि एक सिंगल टास्क करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, देखिए रियल लाइफ में भी फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन। एक ऑब्जेक्ट जो अपनी जिंदगी में एक्शन परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो फंक्शन एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट अपने जिंदगी में जो एक्शन परफॉर्म करता है वही फंक्शन कहलाता है। ठीक है, यस सर। है ना। जैसे हम लोग अब इसको रिलेट कीजिए डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहता है कि फंक्शन एक स्मॉल इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो सिंगल रिलेटेड एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट, अगर हम एक ऑब्जेक्ट हैं तो अपनी जिंदगी में हम हमेशा एक सिंगल टास्क ही करते हैं, मल्टीपल टास्क एक टाइम पे तो करते नहीं है। यस सर। हम सिंगल टास्क ही करते हैं। एक बार में अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, एक बार में अगर खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे थे, एक बार अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। ऐसा कभी कर सकते हैं क्या कि आप एक समय में सी भी पढ़ रहे हैं और मैथ्स भी पढ़ रहे हैं? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट सिंगल रिलेटेड एक्शन ही परफॉर्म करता है जिंदगी में। तो बस वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी छोटे छोटे कोड ब्लॉक जो सिंगल रिलेटेड एक्शन परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं उनको फंक्शंस कहते हैं। ओके, यस सर। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड रीयूजेबल ना। पहले पॉइंट है ऑर्गेनाइज। देखिए कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग मेथड से जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा कोड ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती जाती हैं हम वेरिएबल्स बनाते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो प्रोग्राम हमारा लेंदी होता जाता है बट वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, यस। तो होता क्या है कि जब बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए हम 6000 7000 10,000 लाइंस की प्रोग्राम लिख देंगे तो उसमें क्योंकि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं रह जाएगा तो एक सिंगल पर्सन के लिए एक तो प्रोग्राम लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा, दूसरा एरर फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि लेंथ जितना बढ़ेगा उतना एरर फाइंडिंग क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। थर्ड, जितना बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे उतने ज्यादा वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जितने ज्यादा वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी उतना हमारा प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट नहीं बनेगा क्योंकि सारी मेमोरी, जैसे ही प्रोग्राम रन होगा सारी के सारी वेरिएबल्स मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सब ड्रॉबैक्स को सॉर्ट आउट करने के लिए सी हमको फंक्शन का कॉन्सेप्ट देता है। और फंक्शन का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल चंक ऑफ प्रोग्राम बनाइए। एक बार में बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह बेहतर तरीका क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। यस सर। है ना, तो बस यही है। तो फंक्शन बेसिकली क्या हुआ, फंक्शन एक रीयूजेबल कोड है, स्मॉल कोड जो कि रीयूजेबल भी है एंड साथ में एक सिंगल रिलेटेड एक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यस सर। now the second line is function provides better modularity for application and high degree of code reusability। अच्छा, कोड reusability तो हम लोग बाद में आएंगे, कैसे कोड को रीयूज करते हैं। पहले समझते हैं मॉड्यूलरिटी क्या होती है। देखिए मॉड्यूलरिटी मींस मॉड्यूल में तोड़ देना। जैसा मैंने बोला कि किसी भी बड़े इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि अलग अलग लोगों को एक एक टास्क असाइन कर दो। यस सर। जैसे घर में अगर शादी है तो पूरे घर की शादी अपने सर पे मत लो, घर के शादी की जिम्मेदारी वो अलग अलग लोगों पे डिवाइड कर दो। डेकोरेशन वाले को डेकोरेशन का काम दे दो, हलवाई को खाना बनाने का काम दे दो, कार्ड वाले को कार्ड पब्लिशर का काम दे दो, कॉस्ट्यूम वाले को कॉस्ट्यूम का काम दे दो। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम डिवाइड कर दो, अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं और वो अपना अपना काम करेंगे और फाइनली क्या होगा, हम एक सक्सेसफुल इवेंट को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। राइट, यस सर। तो
वैसे ही एक बड़े प्रोग्राम को सक्सेसफुली करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसको या तो अमंग द पीपल, बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर दो, या उसको छोटे छोटे पार्ट के रूप में सॉल्व करो। ठीक है, Yes, sir. दो चीजें मैंने बोली, या तो वो बहुत सारे लोगों में, मल्टीपल लोगों के बीच में डिवाइड कर दो, या डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर छोटे छोटे पार्ट में उसको सॉल्व करो, पहले एक पार्ट फिर दो पार्ट। तो ये दोनों ही अप्रोच जो है वो एक्चुअली में मॉड्यूलरिटी के अंदर आता है, जहां हम प्रोग्राम को मॉड्यूल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्म में तोड़ देते हैं, और इस उन्हीं पार्ट्स को क्या बोलते हैं? Function. फंक्शन बोलते हैं। समझ आ गया? Yes, sir. तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है? तो बेसिकली फंक्शन एक ऑब्जेक्ट की जिंदगी में किया हुआ कोई एक्शन होता है। ठीक है, तो अगर Yes, एक sir. प्रोग्राम कैपेबल है, अगर एक प्रोग्राम कैपेबल है एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो फंक्शन कहलाएगा। अगर हम उसको फंक्शन के मेथड से बनाएंगे तो फंक्शन के मेथड्स कुछ हैं, उस पे हम लोग अब हम लोग धीरे जाएंगे। पहले कुछ पॉइंट्स हैं फंक्शन से रिलेटेड, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके मेथड्स पे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट Yes, पॉइंट sir. जो बहुत एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फंक्शन शुरू में डिफिकल्ट लगता है, बट बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इन सी फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। ठीक है, रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म व्हाट? पहला पॉइंट क्या था? दैट परफॉर्म Single task. सिंगल टास्क। यस, दैट परफॉर्म सिंगल टास्क। मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट होता है फंक्शन, जो कि सिंगल टास्क परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। सेकेंड पॉइंट जो हमने Yes, sir. डिस्कस किया वो है, हमें फंक्शन हमें किस चीज में हेल्प करता है? फंक्शन हेल्प्स अस इन break our program into what? Smaller, क्या? Parts. Smaller and modular chunks। वही पार्ट्स हो गया, Yes. स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट में मॉड्यूल के फॉर्म में तोड़ने में हेल्प करता है फंक्शन हमको, प्रोग्राम को। तो इससे क्या होता है, बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम आसानी से डील कर पाते हैं छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, Yes, sir. अब फिलॉसफी क्या है इसके पीछे? द फिलॉसफी इज, एज our program goes larger and larger and larger, function makes it more organized and क्या? एंड मीनिंगफुल। ठीक है, मतलब कि जब प्रोग्राम हमारा बड़ा होने लगता है, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है उसको हैंडल करना। तो उसमें फंक्शन क्या करता है? फंक्शन उसको ऑर्गेनाइज बनाता है एंड मीनिंगफुल भी बनाता है। ओके, Yes, sir. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फंक्शन के बारे में आपको याद ध्यान रखना है, इससे आप फंक्शन के डेफिनेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कि एक्चुअल में फंक्शन का सिंटेक्स क्या हो सकता है, और फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हम लोग देखेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो वो अगर हम पार्ट्स ऑफ द फंक्शन लिखें तो कितने पार्ट्स होते हैं? Sorry, ये 3 तो parts. याद होगा आपको। हाँ, पार्ट्स ऑफ द फंक्शन आर ऑफ 3 पार्ट्स, राइट। मैं इसको लिख देता हूं, पार्ट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, अब ये तो 3 पार्ट्स होते हैं, ये आपको पता है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सर सिग्नेचर होता है, सबसे कॉलिंग होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? सिग्नेचर।
उसको उसके कई नेम होते हैं। यस सर, डिक्लेरेशन। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? फंक्शन प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। प्रोटोटाइप और कह सकते हो फंक्शन प्रोटोटाइप स्लैश क्या, सिग्नेचर, और क्या, डिक्लेरेशन। यस। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया फंक्शन उसका। सेकंड पार्ट क्या होता है? कॉलिंग। हाँ, फंक्शन कॉल, फंक्शन यस। कॉल। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या होता है? डिफिनेशंस। हाँ, फंक्शन डेफिनेशन। डिफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन। तो ये थ्री पार्ट्स होते हैं बेसिकली फंक्शन के। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तीनों पार्ट, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन होता है, मैं उसको इस साइड लिख देता हूं ताकि इसको आप हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें एक एक करके। तो इसको मैं डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूं इसके स्ट्रक्चर को। ये रहा हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, मैं हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू चलते हैं। उस सिंपल प्रोग्राम में हमने 2 नंबर का एडिशन किया हुआ है। इसमें से 3 पार्ट जो है, सबसे पहले मैं उसको अलग करता हूं। पहला पार्ट है फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये रहा जो फर्स्ट पार्ट है वो फंक्शन प्रोटोटाइप का। ओके, यस। ये हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप है। इसमें अब फंक्शन प्रोटोटाइप क्या क्या होता है भाई, कितने पार्ट्स कंटेन करता है? तो मल्टीपल पार्ट्स। पहला देखिए, सबसे पहला पार्ट जो है इंटीजर टाइप, ये क्या है? डेटा टाइप है। इसके अलावा ये जो यस। 2 इंटीजर टाइप है ये भी डेटा टाइप है। ठीक है, यस। अंदर में 2 इंटीजर है, वो भी डेटा टाइप कहलाएंगे, राइट? यस सर। तो ये डेटा टाइप हो गया, ये भी डेटा टाइप हो गया। तो फंक्शन प्रोटोटाइप एक्चुअली होता क्या है? तो ये एक प्री इंस्ट्रक्शंस होता है कंपाइलर के लिए कि एक यूजर एक फंक्शन बनाने वाला है जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, जिसका नेम, जिसका पर्टिकुलर कोई नेम है एंड उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? सर आर्गुमेंट्स इंट ए या बी है। इंट ए एंड बी आर्ग्यूमेंट्स हैं, और उसका टाइप है इंटीजर टाइप, राइट? यस। यस। ऐसे पढ़िए, ए एंड बी आर द आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स जो है वो क्या है? इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप। तो ये हमारा हो गया फंक्शन सिग्नेचर। इसी को आप अलग अलग नाम से जानते हैं। अब इस फंक्शन सिग्नेचर में बहुत सारी चीजें आती है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ, कोई भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, जब हमने सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी प्रोग्राम, सी का कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो इंट में मेन फंक्शन स्टार्ट होता है और किस पे एंड होता है? रिटर्न पे। रिटर्न पे ऐड होता है। तो वो प्रोटोटाइप तो बदलेगा नहीं, वो प्रोटोटाइप सेम रहेगा। ठीक है, उस प्रोटोटाइप में यस। कोई चेंज नहीं आएगा, वो प्रोटोटाइप सेम रहेगा। तो इसलिए देखिए, फंक्शन सिग्नेचर के बाद इंट मेन की बॉडी बनी और वो यहां तक चली। ठीक है, यस सर। तो एक फंक्शन तो डिफॉल्ट फंक्शन है, वो चलना ही है, जो कि मेन नाम का फंक्शन है। अच्छा, अब इस मेन नाम के फंक्शन के अंदर में हमारे पास हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ, ये वाला पार्ट जो है वो फंक्शन कॉल कहलाता है, राइट? यस सर। अब इसमें फंक्शन कॉल में क्या है? तो इसमें मल्टीपल चीजें हमने यूज की है। पहला तो एक हमने रेफरेंस वेरिएबल यूज किया है जो कि सम नाम का है। ऐड नंबर क्या है? ये वही फंक्शन नेम है। और n1 n2 क्या है? आर्गुमेंट्स है। आर्ग्यूमेंट्स हैं, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि कोई वैल्यू कंटेन करेगा, राइट? ठीक है, यस। अब फंक्शन एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया? सबसे पहले ये एक्चुअली में हमारा फंक्शन सिग्नेचर हो गया, राइट? सॉरी, फंक्शन कॉल हो गया। कॉलिंग। ठीक है, यस। फंक्शन कॉल। तो दूसरा पार्ट भी हमने देख लिया कि ये फंक्शन कॉल होता है। डिस्कस हम लोग एक एक करके करते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज फंक्शन डेफिनेशन। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे नीचे, ये कौन सा पार्ट है? फंक्शन डेफिनेशन, राइट? अब फंक्शन डेफिनेशन का स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो इसको मैं लिख देता हूं पहले, फंक्शन डेफिनेशन। अगर इसका पार्ट देखिएगा फंक्शन डेफिनेशन का, तो इसमें सबसे पहले इसमें भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है किसके स्ट्रक्चर से? सर सिग्नेचर। किसके स्ट्रक्चर से? सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर के। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है?
देख के बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। फंक्शन सिग्नेचर एंड फंक्शन डेफिनेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। हम्म, सर सेमी कॉलन नहीं है सर। सेमी फंक्शन सिग्नेचर का कोई अपना बॉडी नहीं है, फंक्शन यस डेफिनेशन की अपनी बॉडी है। यस सर। ठीक है, फंक्शन सिग्नेचर की अपनी कोई बॉडी नहीं है। अगर आप देखिए तो फंक्शन सिग्नेचर इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, उसकी कोई बॉडी नहीं है। फंक्शन डेफिनेशन की अपनी बॉडी होती है। ठीक है, यस सर। तो फंक्शन ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। ओके, तो ये 3 पार्ट होते हैं फंक्शन के। अब अगर इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए तो एक एक पार्ट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूं, और ठीक है कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं। अब एक एक करके इसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे। पहले इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, इसको अब एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले पहला पार्ट जो होता है फंक्शन सिग्नेचर। देखिए कोई भी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन में 3 चीजें इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहले जो इंक्लूड किया जाता है वो है फंक्शन नेम। ठीक है, वो क्या है? ऐड नंबर्स। फंक्शन नेम, ऐड नंबर, ये फंक्शन नेम है। फंक्शन नेम के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं एंड आर्ग्यूमेंट नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, फंक्शन में हमेशा आर्ग्यूमेंट हो ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं है। फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, विदाउट आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। हम लोग इसके बारे में आने वाले पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे ऐड नंबर एक फंक्शन नेम है, बट एंड ये कंटेन कर रहा है 2 आर्ग्यूमेंट ए एंड बी नाम का, जिसका टाइप इंटीजर टाइप है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप भी क्या है? इंटीजर है। इंटीजर टाइप है। अच्छा, अब फंक्शन कॉल जो होता है वो फंक्शन कॉल फंक्शन सिग्नेचर जो होता है वो एक्चुअली क्या है? फंक्शन सिग्नेचर एक प्री इंस्ट्रक्शन है कंपाइलर के लिए कि यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने वाला है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा रहने वाला है। ठीक है, यस सर। नाउ इसके बाद कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर अपने उस प्रोग्राम में इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड फंक्शन को ढूंढता है, जो उसको कहां मिलेगा? कॉल में सर। ना ना, जो उसको कहां मिलेगा? फंक्शन डेफिनेशन पे। उसको कहां मिलेगा? डेफिनेशन में। डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन अगर आप देखिएगा तो यहां पे नेम ऑफ द फंक्शन, टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड नंबर ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर सेम। ठीक है, यस सर। नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर सेम, तो ऑल द थिंग्स जो है वो सेम है। देखिए, तो क्योंकि ऐड नंबर दोनों ही सेम है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम है, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी सेम है, नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट भी सेम है। तो जैसे ही ये चीज मिलेगा, कंपाइलर क्या समझ लेगा कि एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है, किस नाम से, जिसका नाम क्या है? ऐड नंबर। उसमें 2 आर्ग्यूमेंट है एंड उसकी अपनी बॉडी है यहाँ पे, जिसमें कि हम एक्चुअली में क्या किया गया है? समेशन किया गया है दोनों ही आर्ग्यूमेंट का। यस सर। ठीक है, अब क्योंकि अब फंक्शन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फंक्शन तब तक एक्टिवेट नहीं होता है जब तक कि उसको कॉल नहीं करते। नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर मैं मान लीजिए मैं किचन में कुकिंग कर रहा हूं, कुछ बना रहा हूं मैं अपने किचन में, तो बर्नर ऑटोमेटिकली नहीं जल जाएगा, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? आग लगाना होगा। उसको जलाना होगा। ठीक है, उसको यस। जलाना होगा बर्नर को, तब वो जलेगा। तो बर्नर तब जले जब जब मैं बर्नर जलाऊंगा तो वो जलेगा। तो उसको जलाना का मतलब होता है कॉल करना, राइट? तो वहां बर्नर हो गया फंक्शन एंड उस पर पकने वाले जो भी चीजें हैं वो उसके आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, यस। तो वो तब तक नहीं जलेगा जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे। तो वैसे ही एक फंक्शन तब तक एक्टिवेट नहीं होता है जब तक उसको कॉल नहीं किया जाता है। तो क्या हो, तो कंपाइलर ने अकॉर्डिंग टू फंक्शन सिग्नेचर फंक्शन को ढूंढ तो लिया, बट ये फंक्शन कब एक्टिवेट होगा?
सर जब कॉल करेंगे सर। कॉल करेंगे तो अब कंपाइलर फंक्शन कॉल को ढूंढेगा, तो फंक्शन कॉल उसको यहाँ मिलेगा, मिल रहा है। और फंक्शन कॉल का भी अगर आप देखेंगे तो नेम ऑफ द फंक्शन सेम है, हाँ नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट सेम है, ठीक है। यस सर। तो ये तो यहाँ फंक्शन जैसे ही फंक्शन कॉल हो जाएगा फंक्शन एक्टिवेटेड हो जाता है। खैर इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग ये देख लेते हैं हम लोग, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस पर पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द फंक्शन, जो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट द फंक्शन सिग्नेचर, आपको क्या समझ में आया फंक्शन सिग्नेचर के बारे में, बोलिए, मैं वही लिखूंगा यहाँ पे। सर एक कंपाइलर के लिए सर इंस्ट्रक्शन है कि सर किस टाइप का है, उसका पैरामीटर क्या है सर। हाँ तो इसको मैं लिख देता हूं फंक्शन, इसको फंक्शन डिक्लेरेशन, साथ में क्या कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन स्लैश सिग्नेचर। सिग्नेचर is basically what? Is basically an pre-instruction for compiler, that tells the compiler about what? बोलिए, about सर फंक्शन नेम पैरामीटर्स डिफाइंड फंक्शन, अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, मतलब कि ये एक प्री इंस्ट्रक्शंस है कंपाइलर के लिए जो ये बताता है कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनने वाला है जिसका टाइप क्या है, नेम क्या है, नेम टाइप, देन उसके बाद नेम टाइप एंड आर्ग्यूमेंट। यस सर। पैरामीटर्स आर्गुमेंट दोनों सेम ही है ना सर? नहीं, दोनों पे थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। etc। चलिए अब ये हम लोग ये बताता है आपका फर्स्ट पार्ट दैट इज कंपाइलर, सॉरी फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर के लिए कि भाई एक फंक्शन बनने वाला है जो यूजर डिफाइंड है और उसमें उसका नाम क्या है, उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने हैं और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड थिंग इज फंक्शन कॉल। नाउ फंक्शन कॉल क्या होता है, जो सबसे मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अ फंक्शन only gets activated activated when what? फंक्शन कॉलिंग it is called। यस सर। ठीक है, जब इसको कॉल किया जाता है तभी ये एक्टिवेट होता है, अदरवाइज ये एक्टिवेट नहीं होता है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है या स्मॉल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो सिंगल टास्क करने में कैपेबल है, ठीक है। अब एक प्रोग्राम में इसका मतलब है कि कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं, यस सर। थाउजेंड्स फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब फंक्शन एक्टिवेट कब होता है? तो कॉल करते हैं, जब कॉल करते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम हजारों फंक्शन को एक साथ एक्टिवेट कर देंगे। नहीं सर। हम फंक्शन तो ऑब्जेक्ट फंक्शन तो एक सिंगल ही करता है एक बार में। यस सर। तो जब हम ध्यान, इस बात को ध्यान से समझिएगा, जब हम फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं, मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तभी फंक्शन के अंदर के वेरिएबल की मेमोरी बनती है। क्या बोला मैंने? जब फंक्शन को कॉल करते हैं तभी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स है वो एक्टिवेट होता है और उसके लिए मेमोरी बनती है। यस सर। तो इस केस में क्या हुआ, अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन एक प्रोग्राम में है तो फंक्शन जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सारे फंक्शन एक बार एक्टिवेट नहीं होंगे, बल्कि जिस फंक्शन को हम कॉल करेंगे उस फंक्शन के लिए सिर्फ मेमोरी बनेगी। यस सर। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट हो जाएगा। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि जैसे ही प्रोग्राम हम रन कराते थे सारे वेरिएबल्स के लिए मेमोरी बन जाती थी। यस सर। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे
तब तक कोई भी फंक्शन की के लिए वेरिएबल की मेमोरी एलोकेशन नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रोग्राम ज्यादा ऑर्गेनाइज एंड ज्यादा एफिशिएंट बन पाएगा। ठीक है। नाउ इसलिए सब द फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज द फंक्शन गेट्स only gets activated when it is called. Okay, now the rule for the writing the function call is name of the function call, name of the function and number of argument should be what? Should be same in function call. ठीक है। नंबर एंड कर देता हूं, नंबर एंड व्हाट, नंबर एंड टाइप। ठीक है, नंबर एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम इन फंक्शन कॉल, इन फंक्शन कॉल एज पर क्या, व्हाट, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, जो फंक्शन डेफिनेशन में जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होंगे और जो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा प्लस जो नेम ऑफ द फंक्शन होगा वो क्या होने चाहिए? सर सेम होने चाहिए। बस डिफरेंट क्या हो सकता है सर? इसकी बॉडी होगी सर, इसकी बॉडी नहीं होगी। इसकी बॉडी होगी, इसकी बॉडी नहीं होगी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। चलिए अब ये थर्ड पॉइंट जो, चलिए फंक्शन कॉल मुझे लगता है पूरे अच्छे से समझ गए। यस सर। अब फंक्शन कॉल में के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज फंक्शन डेफिनेशन। ओके, तो सर व्हाट इज द रूल फॉर द राइटिंग फंक्शन डेफिनेशन? सबसे पहले जो फंक्शन डेफिनेशन के बारे में याद रखना है वो ये है कि फंक्शन डेफिनेशन इज द एक्चुअल प्रोग्राम एज लॉजिक विल बी प्लेस्ड हियर। ठीक है, बताइए इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ सर? कैसे काम करना है सब बताएंगे उसको। मतलब कि एक्चुअल कंप्यूटेशन इनसाइड द प्रोग्राम टेक्स प्लेस इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन। मतलब जो एक्चुअल लॉजिक लिखा जाता है वो किसके अंदर लिखा जाता है? डेफिनेशन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट थिंग अबाउट द डेफिनेशन। नाउ नेम ऑफ, अब इसका रूल क्या है? तो नेम ऑफ द फंक्शन देन name of the function should be same as what? As function prototype। ठीक है, इसका name of the function should be same as a function prototype। ठीक है, एंड ऑब्वियसली टाइप, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट वो वेरी भी करता है, बस उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि वेरी कैसे करता है। ठीक है, तो ये तीन रूल हो गए। अब इसको अगर, चलिए ये तो हो गया टेक्निकल पार्ट जो हमने पढ़ा। अब अगर इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझना हो, कि रियल लाइफ एग्जांपल से बताइए, तो कोई एग्जांपल फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन के बारे में कैसे एग्जांपल दोगे? कोई आइडिया है? चलिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? देखिए मान लीजिए कि आपके घर में कोई कुक है, वो खाना बना रहा है। ठीक है, यस सर। तो उसको आपने बोला उसको आपने बोला सुबह में कि चलो भाई रात में मेरे लिए चिकन बना देना। ठीक है, तो जैसे आपने उसको बोला चिकन बना देना, तो वो एक्चुअली क्या हो गया? वो एक फंक्शन सिग्नेचर हो गया। मतलब आपने एक फंक्शन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब क्योंकि चिकन कई वेराइटीज होती है, तो वो पूछेगा कि चिकन में कौन सा वेराइटी खाना है आपको। ठीक है, तो आपने कोई एक वेराइटी बता दिया, तो दैट इज अ प्री इंस्ट्रक्शन फॉर द कुक। कुक को प्री इंस्ट्रक्शंस दिया कि क्या आज क्या बनाना है? चिकन बनाना है। चिकन बनाना। तो वो किसका एग्जांपल हो गया? वो सर डिक्लेरेशन का हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन का हो गया। मतलब बन नहीं गया वो, बस आपने एक इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि भाई आज हमको ये खाना है, तो आज ये बना देना तुम। ठीक है, अब
जब कुक वो बनाएगा तो वो उसके सबसे पहले उसके लॉजिक के बारे में सोचेगा कि भाई वो बनाने के लिए उसको क्या क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि अगर उसको लॉजिक पता होगा तभी उसको पता होगा कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसको चाहिए होंगे। यस सर। ठीक है, तो वो लॉजिक के बारे में सोचेगा, तो वो जो लॉजिक लिखा जाता है वो किसके अंदर लिखा जाएगा? फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर में। अब जब उसने लॉजिक सोच लिया तो उसने कहा कि भाई ये सर आपको खाना है ठीक है, लेकिन उसको उसको उसके लिए मुझे ये चीजों का रिक्वायरमेंट होगा, ये इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, चिकन चाहिए होगा, ये मसाले चाहिए होंगे, तो आप प्लीज वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जो जो चीजें सोचने चाहिए के होंगे, बाद, हाँ सोचने के बाद ना सर। हाँ सोचने के बाद, तो जो जो चीजें चाहिए होंगे वो क्या हो गए? वो वेरिएबल्स हो गए। वो क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। वेरिएबल्स हो गए। और जब वो अब नाइट में जब वो बनाएगा तो उससे पहले एक बार सोचेगा कि चलो कंफर्म कर लेते हैं कि वही खाना है, कि यस मूड सर। चेंज हो गया आपका। ठीक है, यस सर। तो उसने आपसे पूछा कि क्या सर बना दूं मैं चिकन, आपको चिकन में जो भी खाना है बना दूं? तो वो जो उसने लास्ट टाइम में पूछा उसको क्या बोलेंगे? सर वो कॉलिंग हो जाएगा सर। कॉलिंग हो गया। समझ आया रियल लाइफ एग्जांपल से? यस सर। तो बस यही कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। अब इसमें मतलब कुछ सर फंक्शन लिखने से नहीं होगा, लास्ट में सर जो कॉल करेंगे उससे ही होगा सर। उससे ही होगा। अब मान लीजिए आपने आपने सुबह में बोल दिया चिकन खाना है, रात में आपका खाने का मूड चेंज हो गया, तो यस सर। है ना, तो फंक्शन तब तक एक्टिवेट। मुझे क्रिकेट खेलने का मैंने सोचा, सुबह में मैंने बोला कि चलो मैं अपने दोस्त को, चलो यार क्रिकेट खेल के आते हैं, और शाम में क्रिकेट खेलेंगे। अब शाम में मुझे कोई जरूरी काम है, मैं शाम में क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं कोई और कुछ और करने लग गया, तो यस। राइट। तो फंक्शन फंक्शन तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक उसको कॉल नहीं किया जाता है, और कॉलिंग लास्ट मोमेंट पे की जाती है। ठीक है, यस। बट फंक्शन तब तक एक्टिवेट नहीं होता है जब तक कि कॉल नहीं करते हैं। कॉल नहीं करता है। तो यही रिलेशन है तीनों ही में, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन सिग्नेचर में। अब आपको मुझे लगता है कुछ कुछ चीज क्लियर हुआ होगा इससे। यस सर। ठीक है, अब इसी की चीज को अगर मैं प्रोग्राम के टर्म में लिख दूं, मान लीजिए मैं एक एडिटर ऑन कर लेता हूं, और अगर प्रोग्राम के टर्म में हम लोग इसी चीज को लिख दें, तो चलो इसी में मैं लिख देता हूं। ठीक है, ओके, तो फंक्शन, इसको मैं पहले एडजस्ट कर दे रहा हूं इस एडिटर को, ताकि तो समझ आए। ठीक है, देखिए एक साइड में आपका स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम लिखा हुआ है, दूसरे साइड में हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन सबसे पहले कहता है भाई इंक्लूड कोई भी सी प्रोग्राम जो स्टार्ट होगी वो किससे होगी? इंक्लूड, सर हेडर फाइल। हाँ तो एस टी सॉरी एस टी डी आई स्टूडियो डॉट एच कर देता हूं। ठीक है, इससे तो स्टार्ट होगी। अब इसके बाद हम लोग इंट मेन लिखते हैं, तो इंट मेन नहीं लिख के हमें क्या लिखना होगा? फंक्शन नेम फंक्शन क्या सर। लिखना होगा? फंक्शन सिग्नेचर लिखना होगा। ठीक है, यस मान सर। लीजिए मैं 2 नंबर को ऐड करना है मुझे, तो उसके लिए फंक्शन सिग्नेचर, सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन का नेम लेट सपोज मैं लिख देता हूं ऐड नंबर, यस ऐड सर। नंबर के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। अब ये फंक्शन का नेम हो गया, जो मैंने लिखा वो फंक्शन का नेम है। अब ये जो फंक्शन है ये 2 आर्ग्यूमेंट कंटेन करेगा। मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए कि इसमें मैं 2 आर्ग्यूमेंट, ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही आर्ग्यूमेंट हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, और 0 आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। तो मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में से यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट लेता हूँ। लेट्स सपोज आर्ग्यूमेंट मेरे पास ए एंड बी है। तो अब ए एंड बी एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट है, ये वेरिएबल टाइप है। तो अब वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई वेरिएबल डिक्लेरेशन में स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज में वेरिएबल तब तक अधूरा है जब तक इससे पहले क्या लगा दें? सर टाइप। टाइप। तो मैं इसके आगे में इंटीजर टाइप लगा देता हूं। ठीक है, अब दो यस दो सर। वेरिएबल्स हैं आपके पास, जो दोनों ही वेरिएबल्स किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। क्योंकि दोनों ही वेरिएबल यस इंटीजर टाइप के हैं, तो ये जो फंक्शन है ये भी रिटर्न क्या करेगा? सर इंटीजर टाइप करेगा। इंटीजर टाइप करेगा। तो मैं इंटीजर लगा देता हूं। सिंपल इज दैट कि आपको चिकन खाना है, आपने कढ़ाई में चिकन डाला, तो पक्के चिकन ही निकलेगा, कुछ दूसरा तो निकलना नहीं है ना? यस सर। तो अब ये जो पार्ट मैंने लिखा, ये एक्चुअली में क्या हो गया? ये फंक्शन सर फंक्शन सिग्नेचर। सिग्नेचर हमने लिख दिया। ठीक है, अब फंक्शन सिग्नेचर लिख दिया मैंने, मतलब मैंने कुक को बोल दिया कि भैया आज मुझे रात में ये चीज खानी है,
अब बना देना। तो अब हुक क्या करेगा इसके बाद? सर लॉजिक सोचेगा। लॉजिक सोचेगा तो फंक्शन डेफिनेशन पार्ट देखेगा, सोचेगा। तो फंक्शन डेफिनेशन यस पार्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि भाई सारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेम होता है, मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप जो हमने सिग्नेचर जो बनाया हमने वो सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि इसकी अपनी क्या होती है, बॉडी होती है, यस सर। क्योंकि इसमें लॉजिकल पार्ट लिखा जाना होता है। तो मान लो यहाँ पे यस मैं, क्योंकि मुझे 2 नंबर का समेशन करना है, तो मैं एक लॉजिक लिख रहा हूं, लेट्स सपोज एक वेरिएबल बना रहा हूं रिजल्ट नाम का, ठीक है, एक वेरिएबल बना रहा हूं रिजल्ट नाम का। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में अगर मैं रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं तो इससे पहले मुझे क्या लगाना होगा? सर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप। तो इसके पहले मैं इंटीजर टाइप लगा देता हूं, ठीक है। यस एंड अब इसके बाद मैं इस रिजल्ट में जो मैंने बनाया है, इस रिजल्ट में अब मैं स्टोर कर दे रहा हूं दो वैल्यूज को, a प्लस बी को स्टोर कर दे रहा हूं, जो कि a प्लस बी क्या है देखो। तो फंक्शन हमारा जो फंक्शन हमने बनाया है ऊपर में फंक्शन प्रोटोटाइप, उसी में जो यस आर्ग्यूमेंट पास किए हैं वही है, ठीक है, यस उसकी सर। वैल्यू। तो a प्लस बी की वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट में, और फाइनली कोई एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो ऑप्शनल है, जो आगे हम लोग ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है जो कि आगे हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। अभी फिलहाल के लिए क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हैं तो याद रखिए कि आपको रिटर्न लिखना है। तो रिटर्न, एंड रिटर्न में क्या रिटर्न कराएंगे, अगर हमें आउटपुट चाहिए तो किसको रिटर्न कराएंगे? रिजल्ट को। रिजल्ट को रिटर्न कराएंगे। तो रिजल्ट मैंने आउटपुट करा दिया। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, जो क्या कहलाएगा? सर डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, समझ आ गया? यस यस। ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। अच्छा, अब इस फंक्शन डेफिनेशन पार्ट को दोनों ही फंक्शन पार्ट करने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमने पढ़ा है कि फंक्शन जब तक कॉल नहीं की जाती है तो एक्टिवेट नहीं होता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी पढ़ा है कि सी का कोई भी प्रोग्राम जो विदाउट मेन फंक्शन अधूरा है, राइट? यस तो मेन फंक्शन को तो समहाउ हमें इंक्लूड करना होगा। तो मैं इस बार अब मेन फंक्शन इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक। अब इस मेन फंक्शन यस में, मेन एक फंक्शन है तो इसका रिटर्न टाइप तो होना ही है, इंटीजर टाइप लगा दो, ठीक। अब ये यस। फंक्शन है तो इसकी बॉडी होगी, कंस्ट्रक्ट किया बॉडी। अब फंक्शन कॉल लिखते हैं। चलो फंक्शन कॉल, क्या फंक्शन कॉल लिखने का क्या तरीका होता है, क्या रूल पढ़ा है फंक्शन कॉल का? सर फंक्शन का नियम होगा सर। नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी सेम। तो ऐड नंबर मेरा फंक्शन है, नेम है, तो लिख दो फंक्शन, एन यू, स्पेलिंग देखना, एन यू एन, ओके। ऐड नंबर नाम का फंक्शन वेरिएबल मैंने बना दिया है, मतलब फंक्शन नेम दे दिया। और अब इस फंक्शन नेम में हमें क्या पास करना है, आर्ग्यूमेंट पास सर करना है। तो आर्ग्यूमेंट में अब क्या कहता है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम बट नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट में वेरी। तो n1 और n2 नाम से लेट्स सपोज मैं 2 आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर देता हूं, ठीक है। सर ये सेम नहीं होंगे सर। ये सेम नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये अगर चाहे तो सेम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें n1 n2 जो है उसका अब रूल ये कहता है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम। तो टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट तो हमने डिक्लेयर किया ही नहीं है n1 n2 का। यस सर। तो क्योंकि डिक्लेयर टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट नहीं किया, इस फंक्शन का भी रिटर्न टाइप डिक्लेयर तो करने की जरूरत नहीं है। इस फंक्शन को एक काम करता हूं, फंक्शन कॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लो। मैंने एक वेरिएबल बना दिया, रेफरेंस वेरिएबल सम इक्वल टू ऐड नंबर। अब कितने वेरिएबल इसके अंदर में बनाए? सर सम भी तो सर वेरिएबल हो गया। वेरिएबल है, n1 वेरिएबल है, n2 वेरिएबल है, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा, यस सर। पहले डिक्लेयर करना होगा, देन इनिशियलाइज करना होगा। तो डिक्लेरेशन का रूल क्या होता है भाई, विदाउट डेटा टाइप कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो जो n1 n2 लिया है इसको सबसे पहले इसका टाइप दो, इंट n1 और n2। अब यहां पे मैंने इंटीजर टाइप लिया, क्यों? क्योंकि हमारे फंक्शन में जो फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, इंटीजर है। इंटीजर है, इसलिए मैंने इंटीजर लिया, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो, अब एक और वेरिएबल है इसके बाद n1 n2 के बाद, वो है सम नाम का। सम नाम का भी वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। अब कोई भी प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट करता है जब उसको वैल्यू मिलती है। तो n1 n2 या a b कोई किसी भी चीज की वैल्यू दी गई है क्या अभी तक? नहीं सर। नहीं दी गई है, तो वैल्यू तो देनी होगी।
यस सर। तो पहले वैल्यू देने के लिए क्या लिखते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं। यस सर। प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा एंड प्रिंटफ में एंटर टू नंबर्स मैंने लिख दिया, ठीक है, एंटर टू यस सर। नंबर्स। चलिए अब स्कैनफ लिखते हैं, स्कैनफ। नाउ स्कैनफ में कितने वेरिएबल्स लेने हैं, कितनी बार परसेंटेज डी लेंगे, सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, राइट। यस सर। ठीक है, परसेंटेज डी, ठीक। अब इसके बाद किसको कॉल करेंगे यहाँ पे हम लोग, N1 N2 को सर। n1 एंड कॉमा एंड परसेंट n2, ठीक है, कोई डाउट। नहीं सर। तो ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा, ये पार्ट क्या हो गया, तो ये तो कॉल हो गया ना। फंक्शन कॉल। अच्छा, अब फंक्शन कॉल सब तो ठीक है, मैंने सारा कुछ लिख दिया, बट अभी भी कुछ चीज मिसिंग है। सबसे पहले तो मिसिंग क्या है कि भाई जो हमने ये इंटीजर इंट में लिखा बॉडी लिया है, ये बंद, ये टर्मिनेट, इंट में टर्मिनेट किससे होता है, किससे होता है, रिटर्न। रिटर्न। तो रिटर्न लगाएंगे ना, यस इंटमेन सर। का तो रिटर्न लगेगा ना, तो इंटमेन का रिटर्न लगा दिया। अब देखिए, अब प्रोग्राम के 3 पार्ट हमने डिवाइड कर दिए। अब रूल ये कहता है कि सबसे पहले कंपाइलर कौन से पार्ट को रीड करेगा, सर सिग्नेचर। ठीक है, तो सिग्नेचर को इसने रीड किया। अब इस सिग्नेचर के अकॉर्डिंग वो उस टाइप का फंक्शन ढूंढेगा, वो फंक्शन कहाँ मिलेगा उसको, फंक्शन डेफिनेशन में। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन में। अब ये फंक्शन एक्टिवेट करने के लिए इसको कंट्रोल को कहाँ भेजना पड़ेगा, कॉल के पास। कॉल के पास। तो कॉल के पास n1 n2 है, और n1 n2 की वैल्यू यूजर देगा, और वो यूजर किस में पास हो जाएगी, वो यूजर की वैल्यू बेसिकली किस में पास हो जाएगी, डेफिनेशन में सर। ए एंड बी के पास, राइट। सर और वो ए एंड बी ऐड होके कहां स्टोर हो जाएगा, रिटर्न में। रिटर्न में। एंड फाइनली फिर कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, इंटमेन बॉडी में। और ये जो सम है, उसके सम के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आउट हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें हम लोग एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, किसके लिए, रिजल्ट आउटपुट के लिए, राइट। यस सर। प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट सपोज मैं लिख देता हूं सम इज इक्वल टू समथिंग, परसेंटेज क्या लगाना पड़ेगा, डी, डी। एंड बाहर आके इसके बाद किसको कॉल करना होगा, सम को। सम को, क्योंकि सम के अंदर में हमने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, राइट। चलिए अब इसको रन करा के यस। देखिए प्रोग्राम को, कहाँ कहाँ एरर आ रहा है, यहाँ एरर आ रहा है, सेमीकोलन मिसिंग है, कहाँ कहाँ सेमीकोलन मिसिंग है, फटाफट उसको दीजिए और रन कराइए। एंटर 2 नंबर्स, लेट्स सपोज 32 एंड 23, देखिए सम आ गया। यस। अच्छा सर, इसमें सम की वैल्यू को डिक्लेयर 0 से कर देंगे तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, कर दीजिए, सम की वैल्यू को 0 से डिक्लेयर कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, उससे क्या होगा, दीजिए, ठीक है, यस सर। आया। यस सर। तो ऐसे आप ये, अब देखिए, अब ये आपको थोड़ा सा इसको रीड करना या थोड़ा इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा। आप कई बार बिगिनर्स को क्या लगता है कि यार इससे बेहतर तो तरीका क्या था, इससे बेहतर तरीका तो फिर पहले वाला ही था कि हम लोग कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में सिंपल ऐड दो वेरिएबल लेते थे, उसको सम में पास करते थे, और प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग प्रिंट करा देते थे। यस सर। लेकिन वो छोटे प्रोग्राम के लिए ठीक है, बड़े प्रोग्राम के लिए वो अप्रोच सही नहीं है। जब आप कोई प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो अप्रोच सही नहीं है, उसमें बाद में जाके आपको प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। तो यस। उससे बेहतर अप्रोच जो है ना, वो हमारा फंक्शन के थ्रू करना होता है, जो शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि 3 पार्ट डिफाइन करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उससे यूज टू हो जाइएगा, आपको ये इफेक्टिव लगने लग जाएगा टेक्निक, यस सर। ठीक है। बाद में इसको, ये आप इसको एंजॉय कीजिएगा, ये ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो
इसको ज्यादा मैं तो यही बोलूंगा कि इसको ज्यादा आप इस पे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, खैर ये आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये एक हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। अब एक काम करते हैं, अब इसमें यहां तक तो हो गया, मैं आगे बढ़ूं इस पे? यस सर। बढ़ जाऊं आगे? यस सर। श्योर? यस। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, एक सेकंड के लिए इसको पॉज करता हूं। एक सेकंड के लिए मैं इसको पॉज करता हूं। ठीक है, चलिए, अब देखिए, हाँ, अब कुछ चीजें और चीजें समझिए। देखिए, अब इसमें जैसे मैंने बोला कि कुछ चीजें ऑप्शनल हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें मैं चेंज करके आपको दिखाता हूं। जैसे N1 N2 की जगह पे मान लीजिए मैं यहाँ पे A और B ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, A B क्या है बताइए? सर आर्गुमेंट्स है सर। A B आर्ग्यूमेंट्स हैं जो एक्चुअल फंक्शन बॉडी के अंदर में है। ठीक है, तो यस। मैं A एंड B, जहाँ पे N1 N2 है ना, उसको रिप्लेस करके A एंड B ले रहा हूँ। एंड फंक्शन कॉल के अंदर में भी जो हमने N1 N2 लिया है, वहां पे भी A एंड B ले लेते हैं। ठीक है, यस सर। एंड अब अगर इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखिए, फिर भी वो प्रोग्राम रन हुआ। देखिए 32 एंड 54 समथिंग देता हूं मैं, तो ये देखिए फिर से सम उतना समेशन आया और प्रोग्राम रन हुआ। यस राइट? सर। तो यस सर। सबसे पहले बात जो आपको समझना है वो ये है कि फंक्शन कॉल में जो आर्गुमेंट पास करते हैं, उसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि उसका जो नेम है वो डिफरेंट ही हो। यस सर। ठीक है, बट सी के फंक्शन ने हमें कुछ लिबर्टीज दी है। हमें लिबर्टी ये दी है कि हम उसके नेम को चेंज कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे एक्चुअल कॉपी एंड फोटोकॉपी वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यस। तो इसको देखिए, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, यहाँ पे दो तरह के आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट आपका ये है, जो एट द टॉप और जो डेफिनेशन में लिखा गया है, डेफिनेशन वाले पार्ट से चलता हूं, ज्यादा बेहतर है, आपको समझ आएगा। पहला आर्ग्यूमेंट जो डेफिनेशन वाले पार्ट में लिखा गया है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, एक सेकंड, पहला, ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट डेफिनेशन वाले पार्ट में चलता हूं उसके। अब इसमें इसको समझिएगा ध्यान से। ये जो दो आर्ग्यूमेंट हैं, ये दोनों आर्ग्यूमेंट क्या कहलाएंगे? ये दो आर्ग्यूमेंट प्रोग्रामिंग के टर्म में इसको कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? एक्चुअल। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट मतलब कि जो फंक्शन में लिखा गया एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ही हो, तो ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो गया। एक्चुअल, यस सर। सॉरी, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो गया ये, ARG। ठीक है, या ओके, एक्चुअल, ये हो गया एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। एंड अब जो फंक्शन कॉल के अंदर में जो आर्ग्यूमेंट बनाया गया, मतलब जो हमने यहां पे लिखा हुआ है N1 और N2 जो आर्ग्यूमेंट है, उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल। इसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट? कई बार ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के बारे में पहली बात तो ये समझ लीजिए, इट इज जस्ट लाइक फोटोकॉपी ऑफ एनी एक्चुअल डॉक्यूमेंट। मतलब जो हमने प्रोटोटाइप बनाया, उसमें हमने जो आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर किया वही डेफिनेशन में भी डिक्लेयर किया हुआ, यस सर। तो वो एक्चुअल कहलाता है। ठीक है, एंड क्योंकि कॉल में नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होता है, तो उसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, ये जस्ट लाइक फोटोकॉपी, जैसा मैंने बताया, ये फोटोकॉपी की तरह होता है कि मेरे पास एक एक्चुअल कॉपी है, उसकी मैंने एक फोटोकॉपी बना ली। तो फायदा ये होता है कि अगर कोई भी रफ वर्क मैं फोटोकॉपी पे कर रहा हूं, तो एक्चुअल कॉपी क्या हो जाता है? एक्चुअल कॉपी प्रोटेक्ट रहता है। यस। तो वैसे ही जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिकली हम लोग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पे करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट चेंज, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होता है। यस सर।
ठीक है, बस यस सर नहीं कीजिए, यहाँ ध्यान इधर दीजिए। मैंने क्या बोला कि जिस तरह से अगर मेरे पास एक एक्चुअल मैंने एक डॉक्यूमेंट का एक्चुअल कॉपी रखा हुआ है, उसका एक जीरोक्स कॉपी करा लिया, तो उस जीरोक्स कॉपी पे अगर मैं कुछ रफ वर्क करूंगा तो वो एक्चुअल कॉपी तो प्रोटेक्टेड रह जाएगा। यस सर। तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको सी यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि भाई आपको मैंने दो फैसिलिटी दे दिया, आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बनाइए और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी बना सकते हैं, और जो भी ऑपरेशंस आप करेंगे वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पे करेंगे, तो आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की कॉपी क्या रह जाएगी? सर सेव रहेगी सर। सेव रहेगी, ठीक है। हालांकि इस पे और भी डिफरेंट टाइप ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम लोग आगे वाले आने वाले टाइम में देखेंगे, जब हम लोग आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरीके से हम लोग एक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसी कॉन्सेप्ट को अपने पास रखिए कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट चलिए, वो, हाँ बोलिए। डेफिनेशन में सर एक्चुअल आर्गुमेंट्स है सर। हाँ, डेफिनेशन में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, कॉल में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। अब यस। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो होता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है कि उसमें उसके आर्ग्यूमेंट के नेम को हम चेंज कर दें, ठीक है। यस सर। जैसे हमने अभी इस प्रोग्राम में किया, इस प्रोग्राम में अगर मैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के नेम को चेंज भी कर देता हूं तो प्रॉब्लम नहीं है, और सेम भी रखता हूं तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस सर। ए बी करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सेम रख देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और अगर हम वहां पे n1 n2 भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि सी हमें ये अलाउ करता है कि इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हम नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट को अलग रख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू तो नहीं ना दे सकते सर? वैल्यू वैल्यू तो ऑब्वियस एक ही जगह जाएगा, वैल्यू से क्या मतलब है, वैल्यू तो यूजर स्पेसिफिक है। नहीं सर, उसके जगह पर बोल रहे हैं अगर वैल्यू दे देंगे तो। किसके जगह पर वैल्यू क्यों दे देंगे? यस। अरे पहले घर बनाओगे तब ना वैल्यू दोगे, कि रोडे पे सो जाओगे? यस। तो पहले मेमोरी ब्लॉक बनाएंगे तब ना उसमें वैल्यू पास करेंगे। यस सर। देखिए अब इसमें एक चीज आपको थोड़ा सा आपसे मैं तो जरा पूछूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी जानने का ट्राई करूं। देखिए अब अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो मेमोरी ब्लॉक, कितनी मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगी बताइए तो? ये प्रोग्राम चलेगा तो कितनी मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगी? नहीं समझ आ रहा है? देखिए पहला मेमोरी ब्लॉक तो डेफिनेशन के लिए डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। यस। अरे ये क्या हो रहा है? पहला मेमोरी ब्लॉक तो डेफिनेशन के लिए डेफिनेटली बनेगा, तो डेफिनेशन में एक मेमोरी ब्लॉक मान लीजिए ऐसा बन गया, ठीक है। अब इस मेमोरी ब्लॉक में कितने कितने वेरिएबल स्टोर होंगे? सर दो। दो, दो होंगे पक्का? सोच के बताओ। सर N1 N2 ना सर? एन एन और वन एक एन टू है यहाँ पे, डेफिनेशन में एन वन एन टू दिख रहा है आपको? सर ए बी। ए बी, तो फिर यहाँ पे आपका पहले बनेगा ए नाम का एक वेरिएबल, यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा, एक ब्लॉक बना, बी नाम का दूसरा ब्लॉक बना, एंड एक और ब्लॉक बनेगा रिजल्ट नाम का, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली कितने ब्लॉक बने यहाँ पे? सर 3 ब्लॉक। 3 ब्लॉक बने। अब ये तो बन गया डेफिनेशन पार्ट का, तो अब एक और ब्लॉक बनेगा जो बनेगा आपका किसके लिए? फंक्शन कॉल के लिए। ये देखिए फंक्शन कॉल के लिए भी एक ब्लॉक बनेगा, क्योंकि वैल्यू यहां से ट्रांसफर किसको हो रहा है? कॉल के पास जा रहा है। कॉल के पास जा रहा है, तो कॉल कहाँ रखेगा? कॉल का जब जहां वैल्यू रखेगा उसके लिए भी तो स्पेस चाहिए ना। यस सर। तो वैल्यू यहाँ पे भी 3 ब्लॉक बनेगा। क्या क्या बनेगा? पहला बनेगा n1 n2 के लिए, यस सर। ठीक है। फर्स्ट बनेगा n1 n2 के लिए, ये n1 बना, देन n2 बना, एंड देन एक और सम। किसके लिए बनेगा? सम के लिए बनेगा। तो इस तरह से देखिए एक ही प्रोग्राम में दो दो मेमोरी ब्लॉक बन रहे हैं, राइट। एक ही प्रोग्राम में दो दो मेमोरी ब्लॉक बन रहे हैं, इसलिए फंक्शन कई बार लोगों को कंफ्यूज करता है कि क्या ये मेमोरी एफिशिएंट है या इसमें मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होती है। कई सारे बुक में आपको लिखा होगा कि इसमें मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होती है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी,
ठीक है, क्यों? Yes, sir. क्योंकि सेम ही टास्क के लिए एक ही टास्क हम कर रहे हैं, N1 N2 में भी वही वैल्यू स्टोर होनी है जो कि A और B में स्टोर हो रही है, Yes, sir. और सम में वही वैल्यू स्टोर होनी है जो रिजल्ट में स्टोर हो रहा है। Yes, sir. तो बेसिकली एक ही टास्क कर रहे हैं, लेकिन मेमोरी ब्लॉक कितनी बार बन रहा है? 2 बार। 2 बार बन रहा है। इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, कभी कभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि ये मेमोरी एफिशिएंट है या मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है। कई जगह पे आपको लिखा आएगा कि मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। Yes, sir. तो ये डिपेंड करता है अलग अलग इस पे। तो ये अब इसको अलग अलग नजरिए से लोग देखते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। लेकिन Yes, sir. बेसिकली जो मेन पर्पस होता है सी फंक्शन का, वो क्या होता है? वो होता है प्रोग्राम को मॉड्यूलर चंक में तोड़ना, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। ओके, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है? No, sir. एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के बारे में आपने क्या सीखा? सर एक्चुअल में तो सेव करने के लिए सर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में सारे ऑपरेशंस करते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स रिमेन सेम रहता है। फॉर्मल Yes, आर्ग्यूमेंट sir. में नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, बट ये कंपल्सरी नहीं है, हम सेम भी रख Yes, सकते sir. हैं, ठीक है। Yes, sir. चलिए, फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन कॉल में क्या रिलेशन है? सर इसका जो सर आर्गुमेंट्स होगा सर वो अलग भी हो सकता है सर। रिलेशन क्या है? नेम ऑफ द फंक्शन, नंबर ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम। सेम। उसी तरह से क्या रिलेशन होता है फंक्शन सिग्नेचर और फंक्शन डेफिनेशन में? The structure of the function definition and structure of the function call should be same, but in function definition, actual logic will be placed there. That's why function definition includes what? Includes its own independent body. Yes, sir. ठीक है। फंक्शन के बारे में क्या समझ में आता है? फंक्शन फंक्शन एक के बारे में क्या एक्शन है। समझ में आया है? फंक्शन एक स्मॉल प्रोग्राम है जो क्या करता है? यस सर। सर छोटे छोटे सर बांट देता है। छोटे छोटे पार्ट में बांट देता है। इसका मतलब क्या है? एक प्रोग्राम में हम कई सारे फंक्शंस बना सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस बना सकते हैं, जहां हर प्रोग्राम अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा, और जब तक, और कोई भी फंक्शन तब तक एक्टिवेट नहीं होता है जब तक कि उसको कॉल नहीं करेंगे। कॉल नहीं करते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया आपका रिकेप के साथ कुछ नई चीजें। अब आप इसको इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको वीडियो आज का भेज देता हूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसको सुनिएगा ध्यान से, 5 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, जितना बार सुनिए, ठीक है। प्रॉब्लम ये है यस कि सर। वीडियो भेजने के बाद भी आप उसको देखते नहीं है, उसको सुनते नहीं है। सर एक बार तो देखते हैं। उसको कोई, देखिए, कोई अगर आपको कोई चीज समझने में दिक्कत जाती है, यस सर। तो उसको, वो कैसे आपको आपका हो जाएगा? जब आप उसको कई बार उसको पढ़िएगा, कई बार उसको समझिएगा, कई बार उसको लिखिएगा, यस तब वो आपका होगा। तो यस एक बार से नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत किसी चीज में हो रहा है तो सबको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, यस। ठीक है। ठीक है, फिर इसका वीडियो भेज देंगे, और अभी अब कंटिन्यू क्लासेस अभी करेंगे, ठीक है, विदाउट ब्रेक। यस सर। ओके, तो ठीक है। तो टाइम फिर सर सेम ही रहेगा टाइम सर। टाइम कल तक के लिए तो सेम रहेगा, परसों से जब परसों से मैं बता दूंगा आपको। ओके सर। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।